नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिनोम में। आज हम जिस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आमतौर पर इस तरह के टॉपिक्स हम अपने चैनल पर कवर नहीं करते। कारण साफ है कि हम नहीं चाहते कि हमें पॉलिटिकली किसी पार्टी को चूज करना पड़े। चलिए अब जान लेते हैं हरियाणा में रिसेंटली बने लॉ के बारे में, जहां सत्यदेव नारायण आर्य जी, जो कि गवर्नर है हरियाणा के, इनके द्वारा जॉब रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी गई। इस लॉ के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाले 75% जॉब्स सिर्फ हरियाणा वासियों के लिए रिजर्व रहेंगी। देखिए, अब इस लॉ के क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होने वाले हैं, या ये लॉ किसको इफेक्ट करेगा, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। उससे पहले जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा ड्राफ्टेड बिल में एक्चुअली में लिखा क्या हुआ था। वो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही मेंशन है कि हरियाणा स्थित प्राइवेट कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, सोसाइटी, ट्रस्ट आदि जो भी प्राइवेट एंटिटी हरियाणा में एग्जिस्ट करती है, इनके अंदर जितने भी लोग 50,000 से कम सैलरी प्राप्त करते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टेड कंपनीज में, उनमें से सरकार चाहती है कि कम से कम 75% लोग हरियाणा निवासी हों। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक कंपनी में 100 लोग काम करते हैं और इन सभी लोगों की तनख्वाह 50,000 से कम है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि इन 100 में से 75 लोग हरियाणा से हों। साथ ही इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार के अनुसार कौन हरियाणा निवासी है और कौन नहीं। जो व्यक्ति या तो हरियाणा में जन्म लेता है या फिर बीते 15 वर्षों से हरियाणा में ही रह रहा है, वो इस कोटे का लाभ उठा सकता है। इसमें यहाँ एक और प्रावधान है जिसके बारे में बताना मैं आपको आवश्यक समझता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जो कि एक सर्टेन पोजीशन के लिए हायरिंग कर रही है, पर उसे सुटेबल कैंडिडेट लोकली अवेलेबल नहीं हो पाता, तो उस सूरत में वो कंपनी क्या कर सकती है या उसके पास क्या रास्ते हैं। तो इसमें ऐसा है कि एक डिप्टी कमिश्नर रैंक का अधिकारी इस क्लेम का आकलन करेगा और उसके आधार पर वो फैसला सुनाएगा कि क्या ये क्लेम कंपनी द्वारा किया गया सही है या गलत। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये एक लंबा प्रोसीजर होने वाला है और ज़्यादातर चांस है कि कंपनी ऐसे प्रोसीजर्स को अवॉइड करेगी। अगर हम बात करें कि सरकार को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा, तो देखिए कई न्यूज़पेपर्स में आपको इसका एक पॉलिटिकल कारण देखने को मिल सकता है, पर अगर उसे छोड़कर हम स्टैट्स की भी बात करें तो स्टैट्स के अनुसार भी हरियाणा के हालात काफ़ी ख़राब नज़र आते हैं। CMIE, या जिसे हम सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, ये एक सरकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इस संस्थान के अकॉर्डिंग 2019 में हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी, या कैसे सबसे अधिक थी, जहां नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.4% था। वही हरियाणा में ये आंकड़ा 3 गुना यानी लगभग 28.7% का था। इस लॉ को लाने के पीछे मैं सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य समझता हूँ कि इस 28.7% के आंकड़े को कम करके सिंगल डिजिट तक पहुँचाने का है। अब देखिए, लोगों का यहाँ अलग अलग मत हो सकता है, कुछ इसका समर्थन करेंगे और कुछ इस कानून की आलोचना। समर्थन कारण तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है। सबसे पहला आर्टिकल जिसे ये कानून वॉयलेट करता है वो है आर्टिकल 14, यानी समानता का अधिकार। ये कहना है सीनियर एडवोकेट्स का। दूसरा आर्टिकल जिसका ये कानून उल्लंघन करता है वो है आर्टिकल 19, जिसके अनुसार भारत के हर नागरिक को यह अधिकार होना चाहिए कि वो देश के किसी भी कोने में रहकर वहाँ काम कर सके। और दूसरा पॉइंट मेरी नज़र में इस लॉ का एक डिसएडवांटेज होगा, वो ये कि कंपनीज जो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रही थी, वो सरकार के इस कदम के बाद अपने फैसले पर पुनः विचार करेंगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने लिए चीप स्किलफुल लेबर की तलाश करेंगे। डजंट मैटर कि वो आपको कौन से राज्य से प्राप्त होते हैं, पर सरकार के इस डिसीजन के बाद हरियाणा में स्किल्ड लेबर चीप मिल सके, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है।
इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में और नीचे आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जहां 2018 में हरियाणा की रैंकिंग 3rd थी, वो 2019 में घटकर 16th हो गई थी। और इस तरह के कानून हरियाणा की रैंकिंग को और ख़राब भी करेंगे। तो इसका उपाय क्या हो सकता था? तो देखिए, मेरी नज़र में हरियाणा सरकार को यहाँ पर यूथ की स्किल डेवलपमेंट पर पहले फोकस करना चाहिए था। कैसे हरियाणा के यूथ को चेंज होती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखना है, ये सिखाना चाहिए था। चलिए, होपफुली आपको मेरा आश्वासन पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं इस वीडियो को इस नोट पे एंड करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।